कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, द मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, देखिए अप्रोच अलग अलग कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि जैसा सोसाइटी होगा, जिस तरह से माहौल होगा, उस तरह से अप्रोच जो है बदलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्रीज़ को, जो हिस्टोग्राफीज़ हैं वो मॉडर्न इंडिया का अलग अलग टाइम पे लिखा गया। ठीक है, अलग अलग लोग आए, अलग अलग विचारधारा आई, तो इसलिए जो है हिस्ट्री का अप्रोच बदलता रहा। जैसे कि किस तरह से अलग अलग विचार आए, अगर हम बात करें तो प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल लोग जो थे उस समय मॉडर्न इंडिया के, तो कई सारे से हैं। जैसे कॉलोनियल टाइम पर है, फिर इम्पेरियलिस्टिक्स थे, फिर नेशनलिस्ट आए, फिर मार्क्सिस्ट आए। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से मेंटेलिटी बदलती गई, सोच बदलती गई, तो उस तरह से अप्रोच टूवर्ड्स हिस्ट्री बदलता गया। अगर एग्जांपल दें, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स किस तरह से देखते हैं, वो हिस्ट्री विथ इकोनॉमी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हिस्ट्री इकोनॉमी देखते हैं, कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि पूरे हिस्ट्री में जो है वो जो है ना शोषण मौजूद है। मतलब जो संपन्न लोग हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है गरीब लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका अप्रोच ऐसा था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से अप्रोच बदलता रहा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कॉलोनियल अप्रोच की बात करें, ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ द कॉलोनियल स्कूल ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन द इंडिया। ठीक है, द टर्म कॉलोनियल अप्रोच जो था हैज़ बीन यूज्ड इन टू सेंस, दो तरह से ये यूज़ किया जाता है। कैसे? वन रिलेट्स टू द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज, विच द अदर रेफर टू द वर्क विच वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ द डोमिनेशन। ठीक है, एक कॉलोनियल जो अप्रोच है ना, वो दो तरह से देखा गया। पहली बात ये है कि दूसरे देशों ने जो कॉलोनी बना रखी थी, ठीक है, उनके अप्रोच से देखा गया। इट इज़ इन द सेकेंड सेंस दैट मोस्ट हिस्टोरियंस टुडे राइट अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। इन फैक्ट the practice of the writing about the colonial countries by the colonial officials was related to the desire of the domination. ठीक है sorry and justification of the colonial rule. Hence, in most such historical work was criticism of the indigenous society and culture. और दूसरी तरह से ये देखा गया है, जो कॉलोनियल कंट्रीज थे, जैसे इंडिया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जो वहाँ के कल्चर को, सोसाइटी को, ठीक है, क्रिटिसाइज करते थे। ये दूसरी तरह के अप्रोच हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में हम देखते हैं। Simultaneously, there was praise for the Western culture and value of the glorification of the individuals who established the mills, Mount Stuarts, Elphinstones, ठीक है, विंसेंट स्मिथ, ये कई सारे ऐसे लोग थे जो हिस्ट्री लिखे हैं। ये क्या करते थे, पहले तो जो है जिस कंट्री को इन्होंने कॉलोनी बनाई है, सपोज ये ब्रिटिश है और ये इंडिया है, तो इन्होंने इसको कॉलोनी, अपना कॉलोनी बना रखा है, तो इनके सोसाइटी कल्चर के बारे में ये लोग क्रिटिसाइज करते थे और अपनी सोसाइटी और कल्चर एक्सेट्रा के बारे में ये लोग हमेशा अच्छा लिखते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस के नाम दिए गए हैं। तो अदर परमिट्स एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ट्रेंड, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इन द मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द हिस्टोरियंस फॉलोज। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया। ठीक है, ये सब वो लोग कहते हैं अपने हिस्ट्री में। द नोशन ऑफ द सोशल डार्विनिज्म, द इंग्लिश कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर टू द नेटिव्स एंड द फिटेस्ट टू रूल। ठीक है, तो अपने आप को कहते थे कि हम, जैसे डार्विन कहते हैं ना, सॉरी लामा कहते हैं, जो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो कहते थे हम ही रूल करने के लिए भले हैं, हम ही फिट है रूल करने के लिए। ठीक है, India viewed as the stagnant society which required guidance from the British white man's burden etc. वो कहते थे कि इंडिया जो है ना एक स्टैगनेंट जगह है, एक रुका हुआ जगह है, तो उनको लीड करने के लिए, उनको जीने के लिए ब्रिटिशर्स की राह दिखानी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स को राह दिखानी पड़ेगी। दे आर द लाइट मैंस लाइक। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैक्स ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ ऑर्डर एंड पीस ऑफ द बिक्रोइंग सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि हम ही हैं जो लॉ ऑर्डर यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस तरह से एक अप्रोच हुआ था जिसको हम कॉलोनियल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें तो कॉलोनियल अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें कि कोई दूसरा देश एक देश को जब को अपना कॉलोनी बना लेता है, उसके बारे में वो लिखता है,
तो जब उसके बारे में लिखता है तो उसके बारे में वो क्रिटिसाइज करता है, उस कंट्री की सोसाइटी के बारे में वो क्रिटिसाइज करता है और अपने को सुपीरियर बताता है। ठीक है, ये कॉलोनियल अप्रोच ऑफ हिस्टोग्राफी है। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी अप्रोच क्या है? द नेशनलिस्ट अप्रोच टू द इंडियन हिस्ट्री बिकम द डिस्क्राइब एज वन ऑफ द टेंडेंट एंड द कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, राष्ट्रवाद की फीलिंग इसमें आता है। कैसे? आई यूनिफाई द पीपल ऑफ द फेस रिलीजियस कास्ट और लिंग्विस्टिक डिफरेंस ऑफ द क्लास डिफरेंस। ठीक है, सबको हटा के, कोई लैंग्वेज बैरियर, कास्ट बैरियर को हटा के यूनिफिकेशन की बात करता है। इसको नेशनलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, मतलब राष्ट्रवादिता। ठीक है, तो राष्ट्रवादी अप्रोच। दिस अप्रोच लुक्स टू द नेशनल मूवमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, विच ग्री आउट ऑफ द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग ऑल द पीपल ऑफ द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूल। ठीक है, जब कॉलोनियल रूल ज्यादा होने लगा, राष्ट्रवाद में ये लोग लिखते थे। ठीक है, this approach developed in the response to the confrontation with the colonial approach. It should be noted that the nationalist historians of the modern India did not exist before 1947. ठीक है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो है 1947 से पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आए। ठीक है, बिफोर 1947 नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफीज mainly dealt with the ancient and medieval period of the Indian history. तो इससे पहले क्या करते थे वो? इससे पहले वो एंशियंट और मीडिएवल पीरियड के बारे में लिखा करते थे। ऑल्दो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century ये डिटेल्ड एंड साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ द colonialism for the adverse economic aspect of the alien rule was developed by the nationalists like Dadabhai Naoroji, M.G. Ranade, G.V. Joshi, R.C. Datta, K.T. Telang, ठीक है, G.K. गोखले, ठीक है, D.U. वाचा, ये सब तो नेशनलिस्टिक राइटर्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी अप्रोच क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन द इंडिया वाज हेराल्ड बाय टू क्लासिकल बुक, रजनी पाल्मे दत्स इंडिया टुडे एंड A.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये दो सबसे पहले ऐसे बुक आए जिसमें मार्क्सिज्म की झलक मिली। ओरिजिनली रिटन फॉर द फेमस लेफ्ट बुक क्लब इन इंग्लैंड, इंडिया टुडे, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1940 इन इंग्लैंड। सबसे पहले जो इंडिया टुडे जो था रजनी पाल्मे के द्वारा लिखा हुआ, वो सबसे पहले इंग्लैंड में 1940 में पब्लिश हुआ। वाज लेटर पब्लिश्ड इन इंडिया 1947 में इंडिया में पब्लिश हुआ। A.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1948. Unlike the imperialist or colonial approach, the Marxist historian clearly see the primary contradiction between the interest of the colonial masters and the subject people. जैसे कि मार्क्सिस्ट का मतलब यह है, जो कार्ल मार्क्स थे उनके विचारों से जो प्रभावित है। ठीक है, तो इनका विचार पहले से यही था, इकोनॉमिक प्लस हिस्ट्री। वो कहते हैं दुनिया में आज तक की हिस्ट्री में ऐसा हर बार होता है कि बलवान जो होता है, जो संपन्न व्यक्ति होता है, वो गरीबों का या दुर्बल व्यक्ति का शोषण करता है। ठीक है, तो इसी अप्रोच को ये लोग यूज करते हैं, कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के जो लोग हैं उनका शोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अप्रोच को कहा जाता है मार्क्स अप्रोच। ठीक है, अब बात करते हैं सुबल्टन अप्रोच और हिस्टोग्राफी। This school of thought began in the clearly in 1980s under the editorship of the Ranajit Guha। ठीक है, रणजीत गुहा के अंडर में ये डेवलप हुआ एज ए क्रिटिक ऑफ द एग्जिस्टिंग हिस्टोग्राफी। जो उस समय जो हिस्टोग्राफी था उसके क्रिटिक की तरह ये जन्म लिया। विच वॉज फॉल्टेड फॉर द इग्नोरिंग द वॉइस ऑफ द पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। Subaltern historiography took the position that the entire tradition of the Indian historiography had an elitist bias। ठीक है, तो ये कहता था कि जो हमारा पूरा हिस्टोग्राफी का जो सिस्टम ही है वो ही एलिट्स के द्वारा बायस्ड है। ठीक है, तो इसको वो क्रिटिसाइज करता था। ठीक है, फॉर द सुबल्टन हिस्टोरियन द बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल इपॉक वाज बिटवीन द एलिट्स both Indian and foreign on the one hand and the subaltern group on the other hand। ठीक है दोस्तों, पूरे इंडियन और फॉरेनर को उन्होंने एक तरफ और सुबल्टन ग्रुप को एक तरफ रखा हुआ था। एंड नॉट बिटवीन द कॉलोनियलिज्म एंड द इंडियन पीपल, हाउएवर दे डू नॉट सब्सक्राइब टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है, ना ही कॉलोनियल अप्रोच को वो एक्सेप्ट करते थे, ना ही नेशनलिस्ट अप्रोच को अप्रोच करते, ना ही मार्क्सिस्ट अप्रोच को ये लोग एक्सेप्ट करते थे। करते क्या थे? इन द नेचर ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट दे पॉइंट आउट द इंडियन सोसाइटी ऑफ द टाइम could not be seen in terms of the class
only, as capitalism in the country was just nascent at the time. This school sees nationalism as exploitative in terms of the caste, gender, religion and creed division. ठीक है, वो नेशनलिज्म को जो कहता है कि ये एक्सप्लॉइटेटिव है क्योंकि ये कास्ट के बारे में बात, जेंडर के बारे में बात करता है एक्सेट्रा. Nationalism says the subalterns ignored the internal contradiction between the society. और ये नेशनलिज्म जो लोग थे, नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म को मानने वाले, ये कहते थे ये सबल्टर्न्स जो है वो इंडिया के सोसाइटी के अंदर जो इंटर सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये इसको ध्यान में नहीं आ रहा है, वो इसको नहीं देख रहे. ठीक है, उससे ऊपर की ऐसी बात करते हैं. अब ये तो देख ही नहीं रहे कि हमारे सोसाइटी में इतने सारे कास्टिज्म है, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं एक्सेट्रा, ये लोग देख ही नहीं रहे. ठीक है, वो ये कहता है इंडियन पीपल वेर नेवर यूनाइटेड इन ए कॉमन एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल दैट वेयर वाज नो सच एंटिटी एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट. वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पूरे लोग जो हैं एक छत के नीचे आ ही नहीं सकते. ठीक है, इंस्टेड दे assert they were two distinct movement or streams, the real anti-imperialistic stream of the subaltern and the bogus national movement of the elites. ठीक है, तो इस तरह से ये बात करते हैं. The elite stream led by the official leaders of the Indian National Congress were little more than the clock of the struggle for power among the elites. ठीक है, तो इस तरह से बात होती है. अब कम्युनलिस्ट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? द हिस्टोरियंस ऑफ दिस स्कूल रिलाई कंप्लीटली ऑन द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी एंड द मीडिएवल एंड कॉलोनियल एरा टेक्स्ट बुक्स, viewed Hindus and Muslims as permanent hostile group whose interests were mutually different and antagonist of the each other. ये क्या है? ये भैया ये क्या करते हैं, ये ना पूरी तरह डिपेंड करते हैं जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी प्लस नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, मीडिएवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया की जितने सारे हिस्ट्री है उस पर ये डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है ना, ये पहले से ये दोनों हॉस्टाइल ग्रुप हैं, पहले ही ये लोग इनकी पूरी फटी पड़ी है. ठीक है, दिस व्यू वाज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग ऑफ द हिस्टोग्राफ. ठीक है, आज तक और ये वही है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगता बताने की ज़रूरत है, आप समझ रहे होंगे. ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट्स द फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल वाज नॉट बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड द इंडियन पीपल बट अमंग द इंडियन देमसेल्व्स. ये कहते भैया देखिए, जो इंपीरियलिज्म था ना, तो उस समय जो है वो इंडिया में इंडियंस वर्सेस इंपीरियलिज्म नहीं था. इनका ऐसा था कि इंडिया के आपस के लोग ही झगड़ते रहते थे. ठीक है, further Indian nationalism was not the product of the struggle of the Indian people against colonial exploitation, but what arose from the conflict among the Indian for the getting the benefits given to them by the British rulers. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ इनका नहीं था, बट ये था कॉन्फ्लिक्ट एमंग द इंडियंस फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स गिवन टू देम बाय द ब्रिटिश रूलर्स. ठीक है, जो ये समझ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये कॉलोनी वर्सेस इंडियंस तो था ही नहीं, ये था जो ब्रिटिशर्स जो देते थे, इनको कौन लेगा इन बिटवीन, इन लोगों के बीच में ही मारपीट हो रही थी. ठीक है, द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल वेर इंस्पायर्ड बाय द क्वेस्ट फॉर पावर मटेरियल बेनिफिट्स. दिस अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स ऑन द ग्राउंड दैट it takes the mind of the ideals out of the human behavior and reduce nationalism to animal politics. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा. लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन of the colony was not beneficial to the British people as a whole. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन, इनका क्या कहते हैं, न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन का क्या कहना है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉलोनी वाज नॉट बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश पीपल एज वेल एज होल. कहते हैं कि जो वो एक्सप्लॉइट करते थे ना, सब लोग कहते हैं वो ब्रिटिश पीपल को हेल्प ही नहीं करता था. The availability of the market for the British industrial goods in the colonial world and capital investment in the overseas market might have actually discouraged domestic investment and delay the development of the new industries in the Britain.
ठीक है, वो कहते थे यहाँ पे जो इतना सारा वो लोग करते थे इन्वेस्टमेंट, इसके लिए वहाँ पर जो मार्केट है वो इग्नोर हो गया। द प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट ऑफ पैट्रिक ओब्रेन, हॉपकिंग एंड केन, ठीक है, इनके द्वारा ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है? The shift in the term of the writing women's history began this the women's movement of the 1970, which proved the context and impetus of the emergence of the women's studies in India। ठीक है, फेमिनिस्ट मतलब वो जो औरतें हैं, फीमेल हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुई, वो मूवमेंट कहाँ, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफ्स हैं। ठीक है, एक बार समरी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है डिफरेंट अप्रोच, क्या है कॉलोनियल अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच टू द हिस्ट्री? द colonial approach, national approach, colonial approach influenced by the colonial ideology of the domination. It focuses on the criticism of the indigenous society, culture and praise the western culture and values, James Mill, Vincent Smith, etc. Nationalist approach क्या है? Evolved as the response to and in the frontation with the colonial approach before the independence. This school dealt with the ancient middle, पहले इससे डील करता था, बाद में इनके बारे में बताया। इसके फेमस है आर सी मजूमदार, ताराचंद बिलोंग टू दिस स्कूल। मार्क्सिस्ट अप्रोच हुआ, फिर सबल्टन अप्रोच, फिर उसके बाद कम्युनलिस्ट अप्रोच हुआ, कैम्ब्रिज स्कूल, लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो दोस्तों ये था हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द हिस्ट्री और अप्रोच टुवर्ड्स हिस्टोग्राफी। ठीक है, इसका एक बार रीडिंग जरूर से लीजिएगा, समरी तो पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। सबको 15 अगस्त का शुभकामना और जय हिंद।